ओके, चलिए। अरे अभी तो और क्लास है बाद में। अच्छा चलो, अभी फिलहाल टिश्यू कल्चर वाला पार्ट चल रहा था। 3 कल्चर रह गए थे। आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों? बोल दो फटाफट। यस, ओके, डन। तो चलिए आइए, 3 कल्चर रह गए थे, वो पढ़ लेते हैं। और 3 कल्चर में पहला कल्चर बचा था जो, वो था एम्ब्रियो कल्चर। अब बात आई एम्ब्रियो कल्चर क्यों करते हैं। देखो, ये जितने भी कल्चर हैं, इनमें मेन याद रखना है कि इनको क्यों किया जाता, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। तो सुनिए, एम्ब्रियो कल्चर जो है, जब हम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, मतलब इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब हुआ? 2 अलग अलग स्पीसीज के प्लांट के बीच हाइब्रिडाइजेशन। 2 अलग अलग स्पीसीज के प्लांट के बीच हाइब्रिडाइजेशन, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। जब हम ऐसा हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, तो जो पौधा, जो सीड बनता है, सीड तो डेवलप होता है, एम्ब्रियो भी डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो भी डेवलप हो जाता है। लेकिन जो एंडोस्पर्म है, वो पुअरली डेवलप्ड होता है। जब 2 अलग अलग स्पीसीज का हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, सीड बनता है, एम्ब्रियो बनता है, लेकिन जो एंडोस्पर्म होता है वो पुअरली डेवलप्ड रहता है। तो एंडोस्पर्म पुअरली डेवलप्ड रहेगा, तो कुछ देर तक तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलेगा, इसके बाद न्यूट्रिशन मिलना खत्म, तो एम्ब्रियो की तो डेथ हो गई। मतलब इतनी मेहनत से हमने हाइब्रिडाइजेशन कराया, लेकिन किसी काम का नहीं, क्योंकि एम्ब्रियो की तो डेथ हो गई, पौधा नया बनेगा नहीं। मतलब देखा जाए तो एक तरह से एम्ब्रियो का एबॉर्शन हो गया, राइट। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम क्या करते हैं वो देखें आप। हम जब सीड डेवलप होना स्टार्ट हुआ है, तो एम्ब्रियो को यहां से एक्साइज कर लेते हैं। एक्साइज कर लेते मतलब निकाल लेते हैं। यंग एम्ब्रियो को जब सीड डेवलप होना शुरू हुआ है, एंडोस्पर्म अभी खत्म नहीं हुआ है, तभी एम्ब्रियो को यहां से निकाल लेते हैं और रख देते हैं रूटिंग शूटिंग मीडियम में। तो एम्ब्रियो से रूट शूट बन जाएगा, लो पौधा बना लिया। ऐसा करके हमने क्या किया, ऐसा करके एम्ब्रियो को हमने रेस्क्यू कर लिया। तो ये एम्ब्रियो कल्चर का फायदा है कि जब इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड पौधा बनाते हैं, एंडोस्पर्म पुअरली डेवलप्ड होता है, तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो एम्ब्रियो को निकाला यंग स्टेज में और रख दिया कल्चर मीडियम में, रूटिंग शूटिंग मीडियम, पौधा बना लिया। एक फायदा इसका ये है। दूसरा, ऑर्किड का जो सीड होता है, उसे मैं डस्ट सीड कहता हूं। बिल्कुल छोटा सीड होता है ऑर्किड पौधे का, और उसमें स्टोर्ड फूड बिल्कुल भी नहीं होता, स्टोर्ड फूड बिल्कुल भी नहीं होता। इसीलिए तो ऑर्किड वेजिटेटिव प्रोपगेशन से मल्टीप्लाई करता है। सीड से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फूड ही नहीं तो एम्ब्रियो जिंदा ही नहीं रहेगा। तो ऐसे केस में भी हम कर सकते हैं क्या, जैसे ही सीड डेवलप होना शुरू हुआ, एम्ब्रियो निकाल लो और कल्चर मीडियम में डाल लो, पौधा बना लो। 2 फायदे हो गए। तीसरा फायदा, कभी कभी सीड में डोरमेंसी आ जाती है। सीड में डोरमेंसी आ जाती है मतलब सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता। क्यों नहीं जर्मिनेट कर रहा है? क्योंकि उसके सीड कोट में या एंडोस्पर्म में जर्मिनेशन इनहिबिटर है। सीड कोट या एंडोस्पर्म में जर्मिनेशन इनहिबिटर है, एम्ब्रियो में नहीं है इनहिबिटर, एंडोस्पर्म या सीड कोट में है। तो सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा क्योंकि इनहिबिटर है। तो ऐसा करो ना, उसका एम्ब्रियो निकाल लो, एम्ब्रियो में थोड़ी ना इनहिबिटर है, एम्ब्रियो निकाल के रूटिंग शूटिंग मीडियम में डाल दो, पौधा बन गया। ठीक, तो ये एम्ब्रियो कल्चर के फायदे हो गए। अब हमें पढ़ना है एंथर कल्चर या पोलन ग्रेन कल्चर। आइए देखते हैं एंथर कल्चर या पोलन ग्रेन कल्चर। 2 बचे हैं, अब अगला है एंथर कल्चर। देखिएगा ध्यान से, एंथर कल्चर को मैं पोलन ग्रेन कल्चर भी कहता हूं। एंथर कल्चर को
मैं पोलन ग्रेन कल्चर भी कहता हूं, और कि एंथर मेल प्लांट है, मेल पार्ट है एंथर एक्चुअली, इसलिए एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड कल्चर कहता हूं। अरे भाई पोलन ग्रेन मियोसिस से बनता है ना, तो पोलन ग्रेन तो हैप्लॉइड होगा, तो उससे जो प्लांट बनेगा वो भी तो हैप्लॉइड ही बनेगा। पोलन ग्रेन मियोसिस से बना है, हैप्लॉइड है, तो उससे जो पौधा बनेगा वो भी हैप्लॉइड होगा। तो पोलन ग्रेन कल्चर इसीलिए करते हैं ताकि हैप्लॉइड पौधा पा सके, और क्योंकि एंथर से बन रहा है इसलिए क्या बोल दिया, मेल पार्ट है, इसलिए एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड कल्चर। नहीं, हैप्लॉइड तो मैं अनफर्टिलाइज ओव्यूल के कल्चर से भी पा सकता हूं। अनफर्टिलाइज ओव्यूल है मान लो, उसमें एम्ब्रियो सैक होगा, और एम्ब्रियो सैक में याद करो हैप्लॉइड सेल होगी, सिनर्जिड, एंटीपोडल, एग सेल, हैप्लॉइड ही तो है, तो उनसे जो पौधा बनेगा वो भी तो हैप्लॉइड ही होगा। तो हैप्लॉइड पौधा मैं अनफर्टिलाइज ओव्यूल के कल्चर से भी पा सकता हूं, लेकिन कॉमनली हम किससे बनाते हैं, एंथर से। आओ देखते हैं, पहली बार एंथर कल्चर किया था, पहली बार एंथर कल्चर किया था गुहा एंड महेश्वरी ने एक प्लांट में जिसका नाम है दतूरा इनॉक्सिया। मॉड्यूल में लिखा इसलिए बता दिया, कोई नहीं पूछेगा आपसे किसने पहली बार किया, किस प्लांट पर किया। मेन ध्यान रखना कि किसी कल्चर को क्यों करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव, जैसे बोल रहा हूं हैप्लॉइड प्लांट बनाने के लिए। इस कल्चर में क्या करेंगे हम, कल्चर मीडियम में हम रखेंगे एंथर, कल्चर मीडियम में हम एंथर रख देंगे। अब एंथर के अंदर मियोसिस से क्या बने हैं, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कैसे हैं, हैप्लॉइड, तो पौधे कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड। लेकिन कभी कभी कुछ डिप्लॉइड पौधे भी आ जाते हैं, तो आपसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि एंथर कल्चर के दौरान कुछ हैप्लॉइड पौधे तो हैप्लॉइड ही आते हैं, लेकिन कुछ डिप्लॉइड भी कभी कभी आ जाते हैं, वो कहां से आए, क्योंकि आपने पोलन ग्रेन थोड़ी ना डाला है, एंथर डाला है। तो एंथर की वॉल याद करो, एपिडर्मिस, मिडिल लेयर, टेपटम, वहां तो सेल डिप्लॉइड है ना, उनसे जो पौधा आएगा वो डिप्लॉइड होगा। तो क्वेश्चन आए कि एंथर कल्चर में कुछ डिप्लॉइड पौधे भी आ जाते हैं, वो कहां से आते हैं, तो बोलते हैं एंथर वॉल की सेल से जो पौधा बनेगा वो डिप्लॉइड होगा। ठीक, हमारे मॉड्यूल में लिखा है कि पोलन ग्रेन कल्चर के केस में दो बातें होती है, या तो पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस, पोलन ग्रेन नहीं, सिर्फ पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस डिवाइड होता है और बन जाता है, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ बस और बन गया पोलन एम्ब्रियो। क्या बन गया, पोलन एम्ब्रियो, फिर रख दो रूटिंग शूटिंग मीडियम में, पौधा बन जाएगा। एक तरीका ये। दूसरा केस है कि पूरा का पूरा पोलन ग्रेन डिवाइड करेगा, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो इरेगुलर मास ऑफ सेल बन गया ना, दैट इज कैलस। बस फिर रूटिंग शूटिंग मीडियम में रख दो, पौधा बना लो। तो दो बातें हैं, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, ये भी कोई नहीं पूछेगा, मैंने हैंडआउट में भी नहीं लिखा है कि पोलन ग्रेन कल्चर के केस में दो बातें होंगी, या तो न्यूक्लियस डिवाइड कर करके पोलन एम्ब्रियो बना लेगा, या कि पोलन ग्रेन डिवाइड कर करके कैलस बना लेगा। कोई नहीं पूछेगा। मेन क्या पूछेंगे कि पोलन ग्रेन कल्चर करते क्यों है। पोलन ग्रेन हैप्लॉइड है तो पौधे कैसे आएंगे, हैप्लॉइड। अच्छा, तो देखिए, अरे काहे को कुछ बोल रहा है, अभी रुक ना, थोड़ा इंतजार कर, अभी रुक जा। देखिए बिल्कुल सही बोल रहा है वो, अभी थोड़ा इंतजार करें आप। देखिए, हमने मान लो एक प्लांट था कैपिटल टी स्मॉल टी, मान लो, ठीक है, तो उससे पोलन ग्रेन मियोसिस से बनेंगे तो कुछ कैपिटल टी होंगे, कुछ स्मॉल टी होंगे, यही बनेंगे ना पोलन ग्रेन। तो जब ये पोलन ग्रेन यहां डालोगे तो इससे जो पौधा डेवलप होगा हैप्लॉइड होगा, स्मॉल टी, और इससे जो पौधा डेवलप होगा वो कैपिटल टी, यही डेवलप होंगे ना पौधे। अब बताइए हैप्लॉइड पौधे क्यों बनाते हैं, बता चुका हूं पहले, बिल्कुल सही, फॉर स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन। हैप्लॉइड प्लांट इसीलिए बनाए जाते हैं कि म्यूटेशन का इफेक्ट पढ़ा जा सके। मैं दिखाता हूं आपको, उस समय भी बताया था कि अगर कोई डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड है तो हर क्रोमोसोम 2 बार है,
मतलब हर जीन के 2 एलील हैं, और अगर एक में म्यूटेशन हो गया, और मोस्ट ऑफ द म्यूटेशन तो रेसेसिव है, म्यूटेशन हो गया, एक कैपिटल ए स्मॉल ए में बदल गया, लेकिन म्यूटेशन का इफेक्ट नहीं दिखेगा, राइट? लेकिन सोचो अगर ये प्लांट हैप्लॉइड है, कैपिटल ए है, म्यूटेशन हो गया इसमें और ये स्मॉल ए में बदल गया, तो इफेक्ट तुरंत दिखेगा। तो म्यूटेशन चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो जाए, उसका इफेक्ट तुरंत दिखेगा, इसलिए हैप्लॉइड प्लांट बनाते हैं। समझ में आया? तो म्यूटेशन से जो हैप्लॉइड प्लांट बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं? फॉर स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन, क्योंकि हैप्लॉइड प्लांट अगर है तो चाहे कितना छोटा सा म्यूटेशन हो उसका असर तुरंत दिखेगा। प्लस एक और फायदा है, सुनिएगा, ये पौधा जब डेवलप हो रहा था, याद है जब हमें हाइब्रिडाइजेशन करना था पिछली क्लास में भी, मेंडल के एक्सपेरिमेंट भी, तो जब हाइब्रिडाइजेशन करना था तो प्योर प्लांट चाहिए थे, होमोजाइगस डिप्लॉयड प्लांट, तब ना हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करोगे। मैंने ये पौधे लगाए, हैप्लॉइड बन रहे थे, जैसे ये पौधा डेवलप होना शुरू हुआ, हैप्लॉइड पौधा डेवलप होना शुरू हुआ, कॉल्चिसिन दे दो, है ना? कॉल्चिसिन दोगे तो जो भी है वो डबल हो जाएगा, मतलब कैपिटल टीटी हो गया, होमोजाइगस डिप्लॉयड प्लांट प्योर लाइन, होमोजाइगस डिप्लॉयड प्लांट प्योर लाइन, उठा लो ना यहां से और करो हाइब्रिडाइजेशन। हाँ डबल करता है, पॉलीप्लॉइड ही करता है, डिप्लॉयड है तो टेट्राप्लॉइड कर देगा, और है मोनोप्लॉइड है तो डिप्लॉयड कर देगा। देखा आपने कितना आसान हो गया प्योर लाइन पाना। जब मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था 7 साल में 2 साल सिर्फ प्योर लाइन पाने में लगे थे उन्हें, 7 साल में से 2 साल सिर्फ प्योर लाइन पाने में मिले लगे थे। अब देखो ना कितना आसान है, पॉलन ग्रेन उगाओ, जैसे ही कैपिटल टी स्मॉल टी पौधा बने, कॉल्चिसिन देकर डबल कर दो, पॉलीप्लॉइड ही करा दो, तो तुरंत पौधा होमोजाइगस डिप्लॉयड मिल गया। यूज कर लो इन्हें एज पेरेंट फॉर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। जब तक ये मेथड नहीं था, वो प्लांट ब्रीडिंग के जो 5 स्टेप पढ़े थे जिससे नया प्लांट बनाते थे, 10 साल लगभग लगते थे एक नई प्लांट वेराइटी बनाने में, लगभग 10 साल लगते थे एक नई प्लांट वेराइटी बनाने में, क्योंकि प्योर लाइन पाने में काफी समय लगता था। लेकिन जब से ये टेक्निक आई है अब 10 साल नहीं लगते, अब सिर्फ 5 साल में ही हम नया प्लांट वेराइटी बना लेते हैं, तो टाइम आधा हो गया। हाँ 10 की जगह 5 साल लगने लगे। समझ गया मेरी बात? तो एक फायदा क्या था? हैप्लॉइड प्लांट बनाना, क्यों? ताकि म्यूटेशन पढ़ सके। दूसरा फायदा होमोजाइगस डिप्लॉयड प्लांट बनाना, कॉल्चिसिन देकर होमोजाइगस डिप्लॉयड हो जाएगा, प्योर लाइन मिल जाएगी, यूज देम एज पेरेंट फॉर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। क्लियर? तो ये फायदा था एंथर कल्चर का। अब हमें लास्ट कल्चर पढ़ना है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर। जैसा कि नाम बता रहा है, इस बार एक्सप्लांट कौन होगा? प्रोटोप्लास्ट। एंड आई थिंक प्रोटोप्लास्ट क्या होता है अब आप अच्छे से जान चुके हैं, क्योंकि सेल बायो पढ़ चुके हैं। प्लांट सेल से अगर सेल वॉल हटा दी जाए तो प्रोटोप्लास्ट होता है। तो इस बार एक्सप्लांट रहने वाला है प्रोटोप्लास्ट। अच्छे से देखिएगा, अच्छा सा टॉपिक है ये, प्रोटोप्लास्ट कल्चर। इस बार एक्सप्लांट रहेगा प्रोटोप्लास्ट। अब बात आई कि प्रोटोप्लास्ट का कल्चर क्यों करेंगे? हम प्रोटोप्लास्ट कल्चर करते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड प्लांट, सोमैटिक हाइब्रिड प्लांट बनाने के लिए। और सोमैटिक हाइब्रिड प्लांट बनाना कहलाता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन या पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन, पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन ये कहलाता है। ये बात आई सर सोमैटिक हाइब्रिड प्लांट क्या है? 2 अलग अलग जीनस के प्लांट का हाइब्रिड बनाना, 2 अलग अलग जीनस के प्लांट का हाइब्रिड बनाना, 2 अलग अलग स्पीसीज के प्लांट का हाइब्रिड बनाना,
दो अलग अलग वैरायटी के प्लांट का हाइब्रिड बनाना, दो अलग अलग जीनस के या दो अलग अलग स्पीसीज के या दो अलग अलग वैरायटी के प्लांट का हाइब्रिड बनाना सोमैटिक हाइब्रिड पौधा होगा। और उसको बनाने को क्या बोलेंगे? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन या पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। पहली बार इसको किया किसने था सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन? अब मॉड्यूल में देखना अगले पेज में, नहीं ये इधर साइब्रिड के जस्ट ऊपर, हाँ उसी पेज में साइब्रिड के जस्ट ऊपर देखना क्या लिखा है, कार्लसन एटॉल। एटॉल का मतलब होता है कोवर्कर, साथी। कार्लसन और उनके साथियों ने पहला सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन किया था। किसके बीच किया था? देखो लिखा होगा निकोटियाना, थोड़ा स्पेलिंग में गड़बड़ी है तो आप चाहे तो सही कर सकते हैं। पहला प्लांट था निकोटियाना ग्लूका, नहीं निकोटियाना ग्लाउका। और जो निकोटियाना लैंग्सडॉर्फिट दिया है, निकोटियाना पूरा नाम एक्चुअली है निकोटियाना लैंग्सडॉर्फी, डबल आई, वहां टी लिखा है, टी नहीं डबल आई है। तो पहला सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कार्लसन और उनके साथियों ने किया था, दो प्लांट के बीच निकोटियाना ग्लाउका और निकोटियाना लैंग्सडॉर्फी। मॉड्यूल में दिया इसलिए बता दिया, कोई नहीं पूछेगा आपसे कि किसने किया, कोई नहीं पूछने वाला है। प्रोसेस समझना है हमें, क्यों करते हैं वो पता होना चाहिए। तो चलिए मैं बताता हूं हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं। मैं अपना टारगेट पहले से बता देता हूं। मान लो मुझे एक पौधा बनाना है दो अलग अलग जीनस का, दो अलग अलग जीनस का, पोटैटो एंड टमाटो, और बनेगा पोमैटो। मतलब ऐसा पौधा जिसमें जमीन के नीचे तो पोटैटो लगे और ऊपर टमाटो लगे। पोमैटो हमने बनाया है, तो चलिए देखते हैं उसको हम कैसे करेंगे। देखिए, पोटैटो की सोमैटिक सेल ले लो, ये देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में लिख देता हूं NP और साइटोप्लाज्म में CP। P मतलब पोटैटो, पोटैटो सेल का न्यूक्लियस, पोटैटो सेल का साइटोप्लाज्म। ये पोटैटो सेल है, पोटैटो का सोमैटिक सेल है, ये सोमैटिक सेल है भाई। और पोटैटो का साइंटिफिक नेम अगर आपको याद है, सोलैनम ट्यूबरोसम। जीनस क्या है? सोलैनम। सोमैटिक सेल है, ये सोमैटिक सेल है। अच्छा, अब टमाटो का भी ऐसे ही सोमैटिक सेल ले लेते हैं। ये लिख रहा हूं NT, टमाटो सेल का न्यूक्लियस, और CT, टमाटो सेल का साइटोप्लाज्म। ये रहा सेल वॉल। और ये टमाटो जो है इसका भी सोमैटिक सेल ले रखा है, और टमाटो का जो साइंटिफिक नेम होता है लाइकोपर्सिकॉन एस्क्यूलेंटम होता है। जीनस क्या है? लाइकोपर्सिकॉन। हुआ ना दो अलग अलग जीनस के पौधे। मतलब सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से उन दो पौधों का हाइब्रिड बना सकते हैं हम, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं बन सकते। इन दोनों के हाइब्रिड अगर बनाना हो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं बनता, तो हम ऐसे बनाते हैं। ले लिया दोनों के सेल, सबसे पहले सेल वॉल हटाएंगे। और सेल वॉल हटाने का मॉड्यूल में दो मेथड दिए हैं। एक डिब्बा बना हुआ है इधर 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 इधर, हाँ वो डिब्बा बना है प्लांट टिश्यू वाला। हम पुराना मेथड नहीं फॉलो करते तो क्यों पढ़े, हम सिर्फ नया मेथड फॉलो करते हैं। हाँ वो प्लाज्मोलाइजिंग सॉल्यूशन प्लांट टिश्यू लिखा है ना, वो नहीं फॉलो करना है हमें, हम तो नया मेथड यूज करेंगे। अरे सेलुलेज और पेक्टिनेज डालो ना, सेल वॉल डैमेज हो जाएगा। तो इन दोनों का सेल वॉल हटाएंगे, रिमूवल ऑफ सेल वॉल बाय सेलुलेज एंड पेक्टिनेज एंजाइम। सेलुलेज और पेक्टिनेज एंजाइम से हम सेल वॉल हटा देंगे। तो जब सेल वॉल हटा दिया तो सेल वॉल हट गया, ये देखो NP और CP, ये प्रोटोप्लास्ट बन गया पोटैटो का, और ये बन गया प्रोटोप्लास्ट
टमाटो सेल का NT और CT, ये प्रोटोप्लास्ट हो गया टमाटो सेल का। सेल वॉल हटाना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब तक सेल वॉल होगा, सेल वॉल तो हार्ड एंड रिजिड है, तो फ्यूज ही नहीं हो सकती दो सेल, इसलिए हमने सेल वॉल हटा दिया। अब बन गया प्रोटोप्लास्ट। अब इनका फ्यूजन कराना है, तो इनका फ्यूजन जिसकी मदद से होगा, उन सब्सटेंस को, उन एजेंट्स को हम फ्यूजोजन कहेंगे। अब किसकी मदद से फ्यूजन करा सकते हैं? सोडियम नाइट्रेट या PEG, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक, कैल्शियम आयन एट हाई pH और हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक, इनमें से कुछ भी दोगे, सेल का फ्यूजन, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन हो जाएगा। AIPMT 2015 में आया था कि कौन सा केमिकल यूज होता है फ्यूजन इंड्यूस करने के लिए, और वहां पर ऑप्शन सोडियम नाइट्रेट और PEG साथ में दिए हुए थे, तो वही आंसर गया था। NCERT में कहीं नहीं है, फिर भी आया हुआ है, इसलिए हमें याद रखना है। और सबसे कॉमन जो यूज होगा वो पैग होगा, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। तो चलो इनका फ्यूजन कर दिया प्रोटोप्लास्ट का, तो सुनो, तो सबसे पहले तो दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा। अरे भाई, फ्यूजन होते ही साइटोप्लाज्म पोटैटो टोमेटो का फ्यूज हो गया, लेकिन न्यूक्लियस तुरंत थोड़ी ना फ्यूज होगा, अभी भी दोनों का न्यूक्लियस अलग अलग है, पोटैटो का और टोमेटो का। तो इस सेल को क्या बोलूं, इस प्रोटोप्लास्ट को बोलूं हेट्रोकैरियोन या डाइकैरियोन, क्योंकि इसमें दो दो न्यूक्लियस है। फिर धीरे धीरे करके न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियस ऑफ पोटैटो और टोमेटो दोनों फ्यूज हो चुके होंगे, मतलब दोनों न्यूक्लियस का DNA एक ही न्यूक्लियस में आ जाएगा। अच्छा, और ये साइटोप्लाज्म तो पहले से ही फ्यूज हो चुका था, इसे बोलेंगे सोमैटिक हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट है। ये सोमैटिक हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट है, तैयार हो गया हाइब्रिड। अब इसे कल्चर मीडियम में रखो। जब इसे कल्चर मीडियम में रखोगे तो सबसे पहले ये सेल वॉल को रीजनरेट करेगा। कल्चर मीडियम में जब रखोगे तो सबसे पहले सेल वॉल को रीजनरेट करेगा। पूरी सेल बन गई, अब तैयार। अब बस वही होगा जो पिछली क्लास में हुआ था, डिवाइड करके, आगे डिवाइड कर करके कैलस बनाएगा, और कैलस के बाद रूटिंग शूटिंग मीडियम में रख दो, पौधा बन गया। और जो पौधा बनेगा उसका नाम रखा पोमैटो। पोमैटो हमने बनाया है पोमैटो, लेकिन NCERT इस चैप्टर में आखिरी में लिखती है, सुनिएगा, कि पोमैटो हमने बनाया तो, बट it did not have all the desirable combination of characters for its commercial utilization। और इसकी यील्ड अच्छी नहीं थी। अब जब यील्ड ही अच्छी नहीं होगी तो कॉमर्शियल यूज करेंगे ही नहीं, वो ये कहना चाह रहे हैं। क्लियर? तो इस तरह पोमैटो बनाया, जमीन के नीचे पोटैटो और ऊपर टमाटो। इसी तरह हमने बनाया है, इसको बोलूं पोमैटो को दो अलग अलग जीनस के पौधों का हाइब्रिड, मतलब इंटरजेनरिक सोमैटिक हाइब्रिड। इसी तरह हमने बनाया है ब्रोमैटो, मतलब पोटैटो की जगह ब्रिंजल ले लिया। अरे तो ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम भी तो सोलैनम मेलोनगेना है, मेलोनगेना, तो उसका भी जीनस सोलैनम है ना, और टमाटो का लाइकोपर्सिकॉन। तो ब्रिंजल और टमाटो का हाइब्रिड बनाया ब्रोमैटो, तो दो अलग अलग जीनस का वो भी तो हुआ। तो पोमैटो और ब्रोमैटो ये दोनों याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों इंटरजेनरिक, दो अलग अलग जीनस के सोमैटिक हाइब्रिड हैं। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का फायदा क्या है? पहला फायदा तो यही है
जिन दो प्लांट का हाइब्रिड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं बनाया जा सकता, ऐसे बना सकते हैं। दूसरा फायदा बताऊं? पता है, मेरा मन था कि टमाटो का डीएनए जीन पोटैटो में चला जाए, तो ये हाइब्रिड बना लूं तो टमाटो की जीन पोटैटो में चली गई या नहीं? ट्रांसफर ऑफ जीन। मेरा मन था कि टमाटो का साइटोप्लाज्म पोटैटो में चला जाए, तो ऐसा कर लिया तो टमाटो पोटैटो का साइटोप्लाज्म एक जगह आ गया या नहीं? और एक तरह से मैंने पॉलीप्लॉइड बनाया। पोटैटो की सोमैटिक सेल क्या थी? डिप्लॉइड। टमाटो की सेल भी क्या रही होगी? डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड प्लस डिप्लॉइड जो बना होगा पौधा, टेट्राप्लॉइड, मतलब पॉलीप्लॉइड बना लिया। समझ गए? अच्छा, पॉलीप्लॉइड बनाने से फायदा क्या? अरे मुझे तो नई वैरायटी बनाना था, वो जैसा बने बनता रहे। और पॉलीप्लॉइड की अच्छी बात ये होती कि फ्लावर फ्रूट का साइज बड़ा होता है कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, जमीन के ऊपर ही दोनों लगेंगे। ब्रिंजल और टमाटो दोनों अलग अलग, टेस्ट तो अलग होगा थोड़ा सा, लेकिन बनाया हमने, मतलब कॉमर्शियल लेवल पर ये नहीं आए क्योंकि इनका यील्ड अच्छी नहीं थी। ठीक है। अच्छा, अभी हमने क्या बनाया? सोमैटिक हाइब्रिड। एक और बताता हूं, हम बनाया करते हैं साइब्रिड। साइब्रिड हाइब्रिड था ये, जहां न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों फ्यूज हो जाए, हाइब्रिड। अब बनाने जा रहा हूं साइब्रिड। देखो कैसे बनता है। ये मैंने कलरफुल डायग्राम बना रखा है हैंडआउट में आपके लिए, तो अभी आप फोकस करें। मान लीजिए, अरे अब देखो इधर, मान लीजिए ये दो प्लांट सेल हैं, ये दो प्लांट सेल हैं, ये है प्लांट सेल ए, ये प्लांट सेल ए है, ये इसका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म बी सेल का, ये प्लांट सेल बी, प्लांट सेल बी, दोनों का सेल वॉल हटा दिया। ठीक। अच्छा, ध्यान से देखना भाई। अब इस बार मेरी इच्छा ये थी कि ये प्लांट सेल बी का ना साइटोप्लाज्मिक जीन बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। प्लांट सेल बी के साइटोप्लाज्मिक जीन बहुत अच्छे हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि ये साइटोप्लाज्मिक जीन प्लांट सेल बी के ए में चले जाएं। ट्रांसफर ऑफ साइटोप्लाज्मिक जीन करना चाह रहा हूं। न्यूक्लियर जीन नहीं चाहिए मुझे बी का, सिर्फ साइटोप्लाज्मिक जीन चाहिए। तो आगे तो प्रोटोप्लास्ट बनाओ सेल वॉल हटा के। फिर हमारे पास टेक्निक होती है जिससे हम न्यूक्लियस हटा सकते हैं, सक्शन के थ्रू। सक्शन के थ्रू हम इसका न्यूक्लियस निकाल लिए, न्यूक्लियस खत्म, न्यूक्लियस ही नहीं है। तो बी सेल का क्या बचा? केवल साइटोप्लाज्म। अब इनका फ्यूजन कराओ तो जो बनेगा उसमें न्यूक्लियस तो केवल ए सेल का है, न्यूक्लियस तो ए सेल का है, और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस तो ए सेल का ही है, लेकिन साइटोप्लाज्म ए और बी दोनों सेल का आ गया या नहीं? और ये जो बना इसे कहेंगे साइब्रिड, या बोलो साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। जैसे हाइब्रिड का बनना हाइब्रिडाइजेशन, वैसे ही साइब्रिड का बनना साइब्रिडाइजेशन। और साइब्रिड को डिफाइन करना हो तो क्या बोलूं? एक ऐसा जिसमें न्यूक्लियर जीन केवल एक पेरेंट की है, न्यूक्लियर जीन केवल एक पेरेंट की है, लेकिन साइटोप्लाज्मिक जीन दो दो पेरेंट की है, उसे बोलेंगे साइब्रिड। क्लियर? तो साइटोप्लाज्मिक जीन अगर ट्रांसफर करना है तो हम साइब्रिड बना सकते हैं। क्लियर? कुछ नहीं, बस किसी का भी बना सकते हैं, स्पेसिफिक एग्जांपल है। हाँ, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड ही तो है। साइटोप्लाज्मिक जीन मतलब माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड की जीन, वो तो साइटोप्लाज्म में ही होगी ना। कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, रूबिस्को एंजाइम बनाना, ढेरों जीन है। अच्छा, तो इस तरह ये भी पूरा हुआ, तो ये पार्ट खत्म हुआ। अब हम वही बायोमोलिक्यूल पॉलीसेकेराइड का इंट्रोडक्शन दे ही दिया था।
हमें वहां से शुरू करना है कि पॉलीसेकेराइड दो तरह के हैं, होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। जो एक ही टाइप के मोनोमर के बने हैं होमोपॉलीसेकेराइड, और जो एक से ज्यादा टाइप के मोनोमर के बने हैं वो हेटेरोपॉलीसेकेराइड। तो मैं अब आपको होमोपॉलीसेकेराइड्स के बारे में बताने जा रहा हूं। और होमोपॉलीसेकेराइड में सबसे पहला हम लेंगे सेलुलोज। सबसे पहले सेलुलोज की बात करने जा रहे हैं, और बहुत ध्यान देना होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ट्रांजिशन होगा, अभी स्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा इसके। लाइए, संडे को होने वाले टेस्ट का सिटिंग प्लान लग गया है, नोटिस बोर्ड पर देख के जाएं। कल 2 अक्टूबर को पूरी तरह से छुट्टी है, गांधी जयंती के उपलक्ष्य में। एकेडमिक नॉन एकेडमिक एक्टिविटी ऑफ रहेंगी। री क्लास, डाउट क्लास, मेन क्लास सब ऑफ रहेंगी। मंडे का शेड्यूल नोटिस बोर्ड पर देख कर जाएं। अच्छा, तो अब अच्छा आइए, बिल्कुल 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 फोकस रखिए। आ जाओ आ जाओ। सेलुलोज, देखिए जो भी बता रहा हूं सब हैंडआउट में एज इट इज, बढ़िया कलरफुल डायग्राम सब कुछ बना रखे हैं मैंने। अभी फिलहाल सेलुलोज पर फोकस करिए। होमोपॉलीसेकेराइड, देखो सेलुलोज होता है लीनियर अनब्रांच चेन, लीनियर अनब्रांच चेन ऑफ 6,000 to 10,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, जो कि आपस में जुड़े होंगे बाई बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होंगे। तो इसे स्ट्रक्चर वाइज एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा बीटा डी ग्लूकोज। पहले कार्बन पर याद है ना, OH अगर ऊपर है तो बीटा डी ग्लूकोज, OH नीचे है तो अल्फा डी ग्लूकोज। बाकी अल्फा बीटा ग्लूकोज में सेम ही होता है बाकी सब कुछ। HOH, OHH, HOH, CH2OH, H, ये एक बीटा डी ग्लूकोज हो गया। अच्छा, 1 2 3 4, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ। इसी तरह बीटा डी ग्लूकोज, यहां पर OHH, यहां पर HOH, यहां पर OHH, यहां पर HOH, यहां CH2OH, H, ये बीटा डी ग्लूकोज, OHH, HOH, OHH, HOH, और इधर CH2OH, H। फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन, ये बीटा डी ग्लूकोज बन गए। 6,000 से 10,000 बीटा डी ग्लूकोज है। अब इनको चलो आपस में जोड़ देते हैं। पहले कार्बन पर OH है, इधर चौथे कार्बन पर OH है, तो इधर से OH हटाया, इधर से H हटाया, क्या हट गया? H2O, बचा O, इसे जोड़ दो। लो बन गया बीटा, पहली यूनिट का पहला कार्बन, दूसरी यूनिट का चौथा कार्बन, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इधर भी ऐसे ही करेंगे, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो 6,000 से 10,000 बीटा डी ग्लूकोज ऐसे दो जोड़ दिए जाएं। लीनियर है, ध्यान रखना। स्टार्च क्या है? हेलिक्स बना लेता है आगे चलकर, ये हेलिक्स नहीं बनाता, ये लीनियर ही रहता है। दैट्स इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके बारे में क्या तारीफ करूं? मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल है। वुड में 50% सेलुलोज है, कॉटन में 90% है। तभी तो हमारी 11th NCERT कहती है कॉटन फाइबर इज सेलुलोज, क्योंकि कॉटन फाइबर में 90% तो सेलुलोज ही है। और प्लांट को डिकम्पोज करके प्लांट पल्प से पेपर बनाया जाता है, वो भी तो सेलुलोज है। और सेलुलोज से ही बनाया जाता है रेयॉन फाइबर, जिसे हम आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। और आखिरी लाइन मॉड्यूल में अगर आप देखोगे तो मिलेगा, इट इज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ, लिखा है ना, ऑन अर्थ हटाकर ऑफ प्लांट किंगडम कर दो।
एनसीईआरटी केमिस्ट्री फॉलो कर रहे हैं हम, ऑन अर्थ हटाकर ऑफ प्लांट किंगडम कर दो, ऑफ प्लांट किंगडम। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ऑफ प्लांट किंगडम तो बता दिया, सबसे ज्यादा प्लांट में तो सेलुलोज है सर, अर्थ में ग्लूकोज। क्या? अरे सेलुलोज तो केवल प्लांट में है और ग्लूकोज तो सभी में है। आपकी एनसीईआरटी केमिस्ट्री कहती है, आपकी एनसीईआरटी केमिस्ट्री कहती है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ प्लांट किंगडम सेलुलोज एंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज तो हम सब में भी है, सभी ऑर्गेनिज्म में है। क्लियर है? अच्छा, तो सेलुलोज तो हो गया बस। अरे मैंने बोला मतलब होगा, बाद में ढूंढ लेना। अभी ये देखो, आप एक चीज और बताना चाह रहा हूं। देखो सभी पॉलीसेकेराइड नॉन रिड्यूसिंग है, यही बोलना है, नॉन रिड्यूसिंग है। लेकिन सुनो, इसे लेफ्ट हैंड बोलूं, इसे पॉलीसेकेराइड का लेफ्ट हैंड और इसे राइट हैंड। याद है आपको, ग्लूकोज का पहला कार्बन रिड्यूसिंग सेंटर होता था, अब फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन। तो लेफ्ट हैंड पर जो पहला ग्लूकोज है, इसका पहला कार्बन फ्री नहीं है बल्कि बॉन्ड बनने में यूज हुआ। तो लेफ्ट हैंड को बोलूं नॉन रिड्यूसिंग एंड, क्योंकि पहला कार्बन फ्री ही नहीं है, बॉन्ड बनने में यूज हो गया। दूसरे ग्लूकोज का भी पहला कार्बन बॉन्ड बनने में यूज हो गया। लेकिन जो राइट में सबसे आखिरी ग्लूकोज होगा, उसका पहला कार्बन तो फ्री है ना, लास्ट में जो राइट में ग्लूकोज होगा उसका पहला कार्बन फ्री होगा। तो राइट एंड को बोलो रिड्यूसिंग एंड। एनसीईआरटी ने ग्लाइकोजन में समझाया है ये बात, मैं यही समझा दे रहा हूं। सभी पॉलीसेकेराइड के लिए बात है ये, सभी के लिए, कि लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड होगा और राइट एंड रिड्यूसिंग एंड होगा। कोई पूछे पॉलीसेकेराइड कैसे होते हैं? नॉन रिड्यूसिंग। पॉलीसेकेराइड कैसे होते हैं? नॉन रिड्यूसिंग। लेकिन कोई पूछे पॉलीसेकेराइड का लेफ्ट एंड कैसा होता है? नॉन रिड्यूसिंग एंड। राइट एंड कैसा होता है? रिड्यूसिंग एंड। क्लियर है? तो इस तरह सेलुलोज पूरा हुआ। अब हम चल रहे हैं पढ़ने स्टार्च, मेन स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट, है ना। और स्टार्च और सेलुलोज में बेसिक डिफरेंस है, ये बीटा डी ग्लूकोज का बना था और स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का बना है, अल्फा डी ग्लूकोज का। तो चलिए देखते हैं स्टार्च। हाँ, फर्स्ट कार्बन HOH कहां है? अच्छा चलिए अब स्टार्च की बात करते हैं। स्टार्च को मैंने बोला मेन स्टोर्ड फूड है प्लांट का, अब पॉलीमर बीटा डी ग्लूकोज का नहीं है बल्कि अल्फा डी ग्लूकोज का है। और स्टार्च में दो तरह की चेन होती हैं, एक होता है एमाइलोज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन। तो पहले मैं एमाइलोज की बात करने जा रहा हूं, एमाइलोज की। तो एमाइलोज की अगर बात करूं तो ये अनब्रांच्ड होता है, इसमें ब्रांचेस नहीं होती, अनब्रांच्ड होता है ये। अब बना होता है 200 से 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, जो कि आपस में जुड़े होते हैं बाई अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। मॉड्यूल में 250 से 300 लिखे हैं, उसे 200 से 1000 कर देना। हाँ, 250 से 300 लिखे हैं और 200 से 1000, वो एक्चुअली में मिनिमल वैल्यू लिखी है और मैं पूरा रेंज दे रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, अब सुनिए एमाइलोज किसका बना है? अल्फा डी ग्लूकोज का। अरे अल्फा डी ग्लूकोज ऐसे ही तो होता है, ये देखो ना, पहले कार्बन पर H ऊपर OH नीचे, पहले कार्बन पर अगर OH नीचे है तो अल्फा ग्लूकोज है, ऊपर होता तो बीटा ग्लूकोज। तो ये देखिए, ये रहा पहला अल्फा डी ग्लूकोज, पहला अल्फा डी ग्लूकोज।
इसी तरह एक और बना देते हैं, HOH, HOH, OHH, HOH और ये CH2OH, H। एक और बना देते हैं, यहां पर HOH, यहां भी HOH, यहां OHH, यहां HOH और यहां CH2OH, H। और नंबरिंग करना चाहे तो 1 2 3 4 5 एंड 6, फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये मैंने 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज बना दिए। अब इनको जोड़ दो अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। चलो बनाते हैं। अरे इधर से वो एच हटाओ और इधर से एच हटाओ, H2O हट गया, बचा O, इसको जोड़ दो, बन गया ना। कौन सा बॉन्ड? अल्फा, पहली यूनिट का पहला कार्बन, दूसरी का चौथा, अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इधर भी यही करो। तो 200 से 1000 अल्फा ग्लूकोज को, 200 से 1000 अल्फा ग्लूकोज को आपस में जोड़ दो, अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लो, बन गया अमाइलोज। और अमाइलोज की खास बात ये होती है, जब जो स्ट्रक्चर बनता है ना शुरुआत में, उसे कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। फिर फोल्ड होकर जो बनेगा उसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो देखो, मान लो एमाइलोज अभी ऐसा है, देखो ये एक अल्फा ग्लूकोज है, हाँ, इस तरह के ढेर सारे अल्फा ग्लूकोज आपस में जुड़े हैं अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, तो ये क्या है? एमाइलोज। बाद में ये फोल्ड होकर ऐसा हो जाता है, हेलिकल स्ट्रक्चर बना देता है। एनसीईआरटी लिखती है हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। अब हेलिक्स बनाने से क्या होगा? जब आप आयोडीन सोल्यूशन डालोगे, जब आयोडीन सोल्यूशन डालोगे तो हेलिक्स में आयोडीन ट्रैप हो जाएगा और स्टार्च और आयोडीन का इंटरैक्शन होगा और कलर आएगा ब्लू ब्लैक। एनसीईआरटी ब्लू बोलती है, हम ब्लू ब्लैक बोलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ही फॉलो करो ना, ब्लू बोलो बस। तो स्टार्च, हेलिक एमाइलोज जो है स्टार्च का, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है और जब आयोडीन डालोगे तो वो इन हेलिक्स में ट्रैप हो जाता है और स्टार्च आयोडीन के बीच इंटरेक्शन होता है और कलर क्या आता है? ब्लू। लेकिन सेलुलोज हेलिक्स नहीं बनाता। याद करो, मैंने बोला था सेलुलोज को लीनियर है, वो हेलिक्स नहीं बनाता सेलुलोज। अब जब सेलुलोज हेलिक्स ही नहीं बनाता तो आयोडीन को होल्ड ही नहीं कर पाएगा, इसीलिए सेलुलोज आयोडीन टेस्ट नहीं देता। सेलुलोज आयोडीन टेस्ट क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि वो आयोडीन को होल्ड ही नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं होल्ड कर पा रहा है? क्योंकि हेलिक्स ही नहीं बनाता। क्लियर है? अच्छा, तो एमाइलोज आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है। ये एमाइलोज की बात पूरी हुई। अब हम बात करने जा रहे हैं एमाइलोपेक्टिन की। किसकी? एमाइलोपेक्टिन की। आइए देखते हैं। वो अनब्रांच था। एमाइलोपेक्टिन ब्रांच चेन है। एमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच चेन है। तो देखिए, पहला था एमाइलोज, दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। ये ब्रांच चेन है, इसमें ब्रांचेस भी होती हैं और ये बना होता है अप्रॉक्स 2000 से 2 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज का, और ये आपस में जुड़े होते हैं। देखेंगे क्या? और यहां पर पता है ब्रांचिंग होती है आफ्टर एवरी 25 टू 30 ग्लूकोज यूनिट। हर 25 से 30 ग्लूकोज के बाद ब्रांचिंग होती है। तो चलिए देखते हैं। देखो, आगे तो सीधी चेन बना रहा हूं, आगे तो सीधी चेन बना रहा हूं। ये देखो अल्फा डी ग्लूकोज की, ये ऐसे अल्फा डी ग्लूकोज के आगे सीधी चेन और फिर ब्रांच भी बनाएंगे। चलो देख लेते हैं। ऐसे
मान लो ये अल्फा डी ग्लूकोज है, अरे वही कॉपी पेस्ट करना है, HOH, ये ऐसे अल्फा डी ग्लूकोज बनाने हैं और क्या, यहां CH2OH, H, ये पहला कार्बन HOH, ये HOH, ये OHH, ये HOH और ये CH2OH, H, इधर पहला कार्बन है तो HOH है, दूसरा भी HOH है, तीसरा OHH है, चौथा फिर से HOH है और आखिरी CH2OH, H है। ये अल्फा डी ग्लूकोज बना लिए। नंबरिंग फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सब में इधर भी 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन। अरे वही 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाना है ना, तो चलो बना देते हैं। इधर से OH हटाया, इधर से H2O हट गया, बचा O, ये लो जोड़ दो, लो बन गया। इसी तरह यहां पर भी बना दो, ये लो बन गए अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गए। तो एमाइलोपेक्टिन में जहां जहां सीधी चेन है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगी और हर 25 से 30 ग्लूकोज के बाद ब्रांच होती है। मान लो ये 30 नंबर का ग्लूकोज है तो यहां से एक ब्रांच निकल रही है। अब ब्रांच की बात करते हैं, चलो आओ देखें। मान लो ये एक अल्फा डी ग्लूकोज है, एक अल्फा डी ग्लूकोज ये है, ये ऐसे, तो यहां पर HOH है ना, यहां HOH है, यहां OHH है, यहां HOH, यहां CH2OH है। इसी तरह यहां पर पहला कार्बन है तो HOH, यहां HOH, यहां तीसरा कार्बन OHH, चौथा HOH और इधर CH2OH, H। नंबरिंग कर लेते हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन। तो ध्यान से देखो, अभी फिर हाल आप देखो। सबसे पहले तो देखो ना 1,4 बॉन्ड बनाओ। अरे देखो इधर भी 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, इधर भी 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही है, लेकिन जहां पर ब्रांचिंग पॉइंट है वहां 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। ध्यान देना, इधर इधर पहले कार्बन पर OH और इधर छठे कार्बन पर भी OH, तो H2 हटा लो। मान लो इधर से OH हटा लिया, इधर से H, बचा क्या, केवल O। इस O को ऐसे करके यहां जोड़ दो, जुड़ गया। तो बॉन्ड का नाम अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब एमाइलोपेक्टिन में हर जगह 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, सिर्फ ब्रांचिंग पॉइंट पर 1,6 है, अदरवाइज ब्रांच में भी 1,4 बॉन्ड ही है, सिर्फ ब्रांचिंग पॉइंट पर 1,6 है। अगर इसको ऐसे दिखाना चाहूं जैसे एमाइलोज को दिखाया था तो यहां पर ऐसा है, देखो ना, ये ऐसे, ये सीधी चेन जब तक चल रही है 1,4 है, यहां से ब्रांच निकल रही है। अब ब्रांच निकल रही है तो ब्रांचेस में भी 1,4 बॉन्ड ही है, लेकिन ब्रांचिंग पॉइंट पर 1,6 है। अगर ब्रांच में, वो इधर देख, ब्रांच में अगर 30 ग्लूकोज से ज्यादा है तो ब्रांच की ब्रांच भी निकलेगी। अगर इस ब्रांच में 25 से 30 ग्लूकोज से ज्यादा है तो यहां पर भी ब्रांच की ब्रांच निकलेगी। अब ब्रांच की ब्रांच में भी अगर 25 से 30 ग्लूकोज से ज्यादा है तो ब्रांच की ब्रांच की ब्रांच निकलेगी। समझ रहे हो? अच्छा, अब सुनो, ये भी हेलिक्स बनाता है, ये भी हेलिक्स बनाता है कुछ इस तरह से। देखो ये हेलिक्स हुआ, फिर ये ब्रांच भी हेलिक्स बना रहा है, ब्रांच की ब्रांच भी हेलिक्स बना रही है, यहां से ब्रांच निकल रही है, हेलिक्स ही हेलिक्स है, ब्रांच की ब्रांच ऐसे, तो ये भी हेलिक्स बनाता है माइलोपेक्टिन। लेकिन जब आयोडीन डालोगे ना तो ये ब्लू कलर नहीं देगा, ये रेड कलर देगा आयोडीन के साथ। क्यों देगा वही बताना है। एमाइलोज जो है सिर्फ सिंपल हेलिक्स है,
तो आयोडीन अच्छे से ट्रैप हो जाता है हेलिक्स में। तो स्टार्च, एमाइलोज और आयोडीन का अच्छे से इंटरेक्शन, कंप्लीट इंटरेक्शन होता है एमाइलोज और आयोडीन का। कलर क्या आया? ब्लू। लेकिन जब इसमें आयोडीन डालोगे ना, तो आयोडीन जो है इन चेन्स के बीच ही घूमता रह जाएगा, हेलिक्स में अच्छे से ट्रैप नहीं होगा। और इन ब्रांचेस के बीच ही भटकता रह जाएगा, हेलिक्स में अच्छे से ट्रैप नहीं होगा। तो एमाइलोपेक्टिन और आयोडीन का इंटरेक्शन कंप्लीट नहीं होगा, पार्शियल होगा, इनकम्प्लीट होगा। और जब इनकम्प्लीट इंटरेक्शन होता है आयोडीन के साथ, तो रेड कलर आता है। ग्लाइकोजन भी रेड कलर देगा आयोडीन के साथ, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है। मतलब जो सिर्फ हेलिक्स बनाता है वो तो ब्लू कलर देगा, लेकिन जो हेलिक्स है और ब्रांच भी है, तो आयोडीन तो ब्रांचों के बीचों बीच ही घूमता रह जाएगा, हेलिक्स में अच्छे से ट्रैप नहीं होगा। इसलिए स्टार्च और आयोडीन का रिएक्शन प्रॉपर नहीं होगा, तो वहां रेड कलर आएगा। तो जहां सिर्फ हेलिक्स है ब्लू कलर, और जहां ब्रांच के साथ हेलिक्स और ब्रांच है वहां रेड कलर आएगा। ग्लाइकोजन भी हेलिक्स और ब्रांच दोनों दिखाता है, तो उसमें भी रेड कलर ही आएगा। क्लियर है? हाँ, नहीं आएगा, ब्रांच में ही घूमता रहेगा ना, ब्रांच के हेलिक्स में नहीं फंसा है। ये इतनी सारी ब्रांच दिख रही है, उनमें इधर उधर घूमता रह जाए, कहां जाऊं? हाँ, टेम्परेरी, मतलब पार्शियल रिएक्शन हो पाता है, इसीलिए रेड कलर आ रहा है। और सुनो, आलू में, पोटैटो में 20% एमाइलोज होता है, 80% एमाइलोपेक्टिन होता है। अब लोग मेरे से कभी कभी पूछ रहे थे, तो बताओ सर पोटैटो कौन सा कलर देगा आयोडीन का? पोटैटो में 20% एमाइलोज है, एमाइलोज है मतलब ब्लू कलर, एमाइलोपेक्टिन है मतलब रेड, ब्लू प्लस रेड, पर्पल वायलेट। क्या कलर आएगा? ब्लू प्लस रेड, पर्पल वायलेट कलर आएगा। क्लियर है? तो ये स्टार्च हो गया। अब अगला क्या बताऊं? ग्लाइकोजन। तो चलिए देखते हैं ग्लाइकोजन। तीसरा आ गया ग्लाइकोजन। तो चलिए ग्लाइकोजन की बात करता हूं। आप सब जानते हैं एनिमल में फूड को, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इसीलिए तो ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहते हैं। ग्लाइकोजन के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर किया जाता है एनिमल में, इसीलिए इसे एनिमल स्टार्च कहते हैं। और पता है कहां स्टोर होता है? लिवर में और मसल्स में। और पता है लिवर में ज्यादा स्टोर होता है। और सुनो, ग्लाइकोजन बना होता है अप्रॉक्स 6 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज का। और सुनो, यहां पर ब्रांचिंग होती है आफ्टर एवरी 8 to 12 ग्लूकोज यूनिट। मतलब एमाइलोपेक्टिन में तो 25 से 30 ग्लूकोज के बाद ब्रांचिंग होती थी, यहां पर 8 से 12 ग्लूकोज के बाद होगी। तभी तो मैं ग्लाइकोजन को बोलता हूं हाईली ब्रांच पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। सर ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर दिखा दो। ये रहा, ये रहा। एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। मतलब हर जगह 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, केवल ब्रांचिंग पॉइंट पर 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। और यह भी हेलिक्स ऐसा ही बनाएगा, हेलिक्स और साथ में ब्रांच है, तो रेड कलर देगा विथ आयोडीन। ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड है फंजाई का, फंजाई का स्टोर्ड फूड भी होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन भी हो गया। लेकिन एनसीईआरटी को छुए बिना कैसे रह सकते हैं? चलो एनसीईआरटी को थोड़ा सा छू लेते हैं। एनसीईआरटी में पेज 148 11th एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ है कुछ इस तरह से, सभी देखेंगे। ऐसे बना है
फिर ब्रांच की ब्रांच की ब्रांच दिखा रखी है, ऐसे ब्रांच की ब्रांच की ब्रांच भी दिखा रखी है। एनसीईआरटी में भी है, मॉड्यूल में भी है। एनसीईआरटी मॉड्यूल दोनों में डायग्राम है, लेकिन पेज नंबर तो मैंने एनसीईआरटी का बताया, ठीक है। और सुनो, एनसीईआरटी ने इन दो एरिया को बॉक्स कर दिया है। तो अगर यहां पर स्ट्रक्चर देखोगे तो यहां तो सिर्फ सीधी चेन है, यहां पर देखोगे तो यहां तो सिर्फ सीधी चेन है, तो यहां पर ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा। और इधर देखोगे तो इधर सीधी चेन भी है, ब्रांच भी है, तो ये डायग्राम देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं? अब इस डायग्राम को नीट में दे देंगे कॉपी पेस्ट, और लिख देंगे ए बी सी बॉन्ड बताओ। तो जो ब्रांचिंग पॉइंट है वहां अल्फा-1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, वहां की जगह अल्फा-1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, इसलिए बताया डायग्राम। क्लियर है? तो एनसीईआरटी को भी ले लिया हमने, ग्लाइकोजन पढ़ लिया। अब इसके बाद अगला ला रहा हूं काइटिन। काइटिन उफ, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स में काइटिन कहां मिलता है? एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स। और कहां मिलता है? सेल वॉल ऑफ फंजाई। तभी तो काइटिन को फंगल सेलुलोज कहते हैं, क्योंकि सेल वॉल ऑफ फंजाई काइटिन की बनी होती है। आओ चलो देखते हैं काइटिन के बेसिक यूनिट को क्या कहते हैं। काइटिन देख लेते हैं डिटेल में। अब ये सारे स्ट्रक्चर मैंने हैंडआउट्स में बना रखे हैं, जो कि गूगल ड्राइव पे हैं आपके, बायोमोलिक्यूल्स के नाम से। अच्छा चलिए सुनिए, काइटिन। काइटिन में बाकी तो बता चुका, सिर्फ इतना ही तो बताना है कि ये पॉलीमर है एन एसिटाइल बीटा डी ग्लूकोसामाइन का, जो कि आपस में जुड़े होंगे बाय बीटा-1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सर इसका फोटो दिखा देते तो, एनेसिटाइल बीटा डी ग्लूकोसामाइन। आओ दिखाता हूं, इधर आओ। सबसे पहले बीटा डी ग्लूकोज बनाऊं, आगे बीटा डी ग्लूकोज देखो, पहले कार्बन पर OH, ऊपर H नीचे, यही है ना बीटा डी ग्लूकोज। तो ये स्ट्रक्चर बन रहा है बीटा डी ग्लूकोज का। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ये आपके सामने अभी बीटा डी ग्लूकोज है। अब ऐसा करो, सेकंड पोजीशन से OH हटाओ और इसकी जगह NH2 लगाओ। लो तैयार हो गया बीटा डी ग्लूकोसामाइन। अरे ग्लूकोज में अमीनो ग्रुप लगा दिया, बन गया बीटा डी ग्लूकोसामाइन। सब एसिटाइल ग्रुप जोड़ो। तो सुनो, तो इसका रिएक्शन कराओ ना एसिटिक एसिड से, CH3COOH। ठीक है, H2 हटाऊं, यहां से H, यहां से OH, H2 हट गया, लाओ जोड़ दो। ये लो आपके सामने है, यही है एन एसिटाइल बीटा डी ग्लूकोसामाइन। ढेर सारे एन एसिटाइल बीटा डी ग्लूकोसामाइन आपस में जोड़ दो, बाय बीटा-1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तैयार हो गया काइटिन। क्लियर? अगला ला रहा हूं अब आपको इनुलिन, एक अकेला पॉलीसेकेराइड जो वाटर सॉल्युबल है, बाकी सब इनसॉल्युबल है। तो इनुलिन देख लो भाई, अगला है इनुलिन। ये डायग्राम मैंने हैंडआउट में बना रखा है, इसीलिए बताया, क्योंकि अभी इधर ना बताऊं और हैंडआउट में देखो तो बोलोगे ये क्या बना हुआ है। तो चलिए, इनुलिन, इनुलिन बना हुआ होता है ढेर सारे बीटा डी फ्रक्टोज का, जुड़े होते हैं बाई बीटा-1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। और सुनो, इनुलिन स्टोर होने वाला
सबसे छोटा पॉलीसैकेराइड है, स्मॉलेस्ट स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। और कहां मिलता है ये? स्टोर्ड फूड के फॉर्म में। ये स्टोर्ड फूड के फॉर्म में मिलता है इन रूट ऑफ डालिया एंड आर्टिचोक। डालिया एंड आर्टिचोक पूरा नाम है जेरूसलम आर्टिचोक। लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ इतना ही बहुत है। डालिया और आर्टिचोक में स्टोर्ड फूड के फॉर्म में मिलता है, इनके रूट में। ये एक अकेला वाटर सॉल्युबल पॉलीसैकेराइड है। और एक चीज मुझे बोल देनी है, आपको पता है, क्या पता है इनुलिन का यूज किस में आता है? बिल्कुल, जीएफआर चेक करने में, किडनी फंक्शनिंग, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट चेक करने में, पता है ना? बस हो गया। और क्या, ये इनुलिन हो गया। इसके बाद एक और दिया है होमोपॉलीसैकेराइड में, डेक्स्ट्रिन। जब स्टार्च और ग्लाइकोजन का डाइजेशन कराते हैं, जब स्टार्च और ग्लाइकोजन का डाइजेशन कराते हैं, तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है। और इसका हाइड्रोलाइसिस कराया जाए तो मिलता है ढेर सारे माल्टोज और ग्लूकोज। अरे माल्टोज भी तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ही है, समझ रहे हैं? तो डेक्स्ट्रिन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है किसके डाइजेशन का? स्टार्च और ग्लाइकोजन का। और इसे तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? माल्टोज और ग्लूकोज ढेर सारे। और ये स्टोर्ड फूड होता है, देखो ना कहां का? ईस्ट एंड बैक्टीरिया का। ईस्ट एंड बैक्टीरिया में स्टोर्ड फूड भी होता है। तो होमोपॉलीसैकेराइड तो पूरे हो गए। हेट्रोपॉलीसैकेराइड में याद नहीं करना है कुछ भी, सिर्फ ये याद रखना है कि ये लोग हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। हाँ, बस इतना ही। मतलब ऐसे देखो, मैं बोझ नहीं बढ़ाना चाह रहा हूं, तो जहां जरूरत है वहां कट लगाता हूं। ऐसे ही एक है प्रोटीन के टाइप्स हैं, अंत में वहां कट लगाऊंगा। अगले साल मॉड्यूल में हमने हटा भी दिया है वो, तो क्यों तैयार करवाऊंगा? तो सुनिए, अभी फिलहाल यही बने रहे, जब लगाना होगा कट बताऊंगा। हाँ, और आगे चले, जब खोला ही है तूने तो। और आगे, हाँ, ये वाला पेज, ये पूरा काहे को झमेला रखना, हटा दिया। अरे अभी कुछ नहीं करना, चलो अभी फिलहाल आप ये सुने, क्या करना है वो सुने। मैं बोल रहा हूं हेट्रोपॉलीसैकेराइड में सिर्फ नाम जो मैं बोल रहा हूं वो याद रखना है कि हाइल्यूरोनिक एसिड, जो कि एक एनिमल सीमेंट है, एनिमल सीमेंट कहते हैं, ये एक हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। खत्म। अगला, कॉन्ड्राइटिन हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। हेपरिन हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। पैक्टिन, जो कि एक प्लांट सीमेंट है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। हेमीसेलुलोज हेट्रोपॉलीसैकेराइड। बस सीधा क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन होमोपॉलीसैकेराइड है, कौन हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। तो बस उतना ही तैयार करो ना, सिर्फ नाम। इसके बाद हैंडआउट में मैंने पूरा लिखा, क्योंकि मॉड्यूल में पूरा है तो दे दिया मैंने, लेकिन वो मैं बता दिया करता हूं कि ये पढ़ना है। अब इधर देखो, अगले पेज में मॉड्यूल में हैंडआउट में आपको मिलेगा म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड का मतलब होता है ऐसे पॉलीसैकेराइड जो स्लाइमी हो, मतलब स्लीपरी हो टच में। ऐसे पॉलीसैकेराइड जो स्लीपरी हो टच में, और इनमें कैपेबिलिटी होती है प्रोटीन और वाटर को आपस में जुड़वा देते हैं। ऐसे पॉलीसैकेराइड जो टच में स्लीपरी है और प्रोटीन और वाटर को आपस में बाइंड करा देते हैं। और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल बताता हूं, म्यूसिलेज। प्लांट में म्यूसिलेज, कभी भिंडी को पानी में डालना तो स्लीपरी सा कुछ निकलता है, दैट इज म्यूसिलेज। क्या है वो? म्यूसिलेज। और रेड एल्गी से निकलने वाला अगर भी तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड ही है। जेलीडियम, ग्रेसिलेरिया से निकालते हैं ना, ये भी म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। और सुनिए, हाँ बिल्कुल, और एक चीज और, एनसीईआरटी में चैप्टर में पूछा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, चैप्टर जब खत्म होता है तो एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है कि आप बता सकते हैं
डिफरेंस बिटवीन गम एंड फेविकोल? तो हाँ बिल्कुल हम बता सकते हैं। गम एक नेचुरल म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। गम एक नेचुरल म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, जबकि फेविकोल एक सिंथेटिक है और रबर से बनाया है। सिंथेटिक रबर बेस्ड एडहेसिव है। तो फेविकोल और गम के बीच पूछा है तो हमने बता दिया। गम नेचुरल म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, प्लांट से मिलता है, और फेविकोल सिंथेटिक एडहेसिव है जो रबर की मदद से बना है, रबर बेस्ड एडहेसिव। क्लियर? तो ये पॉलीसेकेराइड हो गया। अब मॉड्यूल में अगले पेज में एक लाइन से कुछ लाइनें लिखी हुई हैं लिपिड के इंट्रोडक्शन में। लिपिड के इंट्रोडक्शन में तो देखो जरा, लिपिड के इंट्रोडक्शन की बात करता हूं मैं। लिपिड के इंट्रोडक्शन की, इधर देखिए। अरे अभी तो बहुत है। पेप्टिडोग्लाइकन तो आप डाइवर्सिटी में पढ़ते हो, वो तो वहीं बता दिया जाता है ना। याद करो, NAG, NAM, 5 पेप्टाइड होते हैं, 5 पेप्टाइड का होता है, वो सब वहां की बात है। अच्छा सुनिए, लिपिड फैट और उनके डेरिवेटिव को, फैट और उनके डेरिवेटिव को हम लिपिड कहते हैं। फैट एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज लिपिड, राइट? लिपिड भी कार्बोहाइड्रेट की तरह कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बने होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बने होते हैं। बस अंतर यह है कि कार्बोहाइड्रेट में H रेशो 2:1 था, लेकिन यहां नहीं है। याद करो, ग्लूकोज C6H12O6, H रेशो निकालो 12:6, दैट इज 2:1। लेकिन एक फैटी एसिड ले रहा हूं, पामिटिक एसिड, C18H36O2, H रेशो निकालो 36:2, 18:1। तो H रेशो 2:1 नहीं है यहां, ठीक है? और खास बात यह है कि इनमें ऑक्सीजन बहुत कम होता है। फैट में ऑक्सीजन बहुत कम होता है। देखो ना, यहां 6 कार्बन के सामने C/O निकालो, C रेशो, तो 6/6 दैट इज 1:1। इधर C/O निकालो, 18:2 है ना? अच्छा, तो चलो ये वाला ले लो। दूसरा एग्जांपल, पामिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड इज C18H36O2, स्टीयरिक एसिड। अब पामिटिक एसिड क्या है? C16H32O2। H कितना है? कार्बन कितना है? 16, ऑक्सीजन कितना है? 2, 8:1। अच्छा सर, दिखाना क्या चाह रहे हो ये सब बना के? ये पामिटिक एसिड है, पामिटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं, स्टीयरिक एसिड में 18 कार्बन होते हैं, एराकिडिक में 20 होते हैं, वो आएगा आगे। अभी तो एक एग्जांपल दे रहा हूं। अभी मैं ये सिर्फ दिखाना चाह रहा हूं कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, 6 कार्बन के सामने 6 ऑक्सीजन है, जितने कार्बन उतने ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट आर रिच इन ऑक्सीजन, इसीलिए इनको रेस्पिरेशन में तोड़ने के लिए ऑक्सीजन कम देना पड़ता है, कम देना पड़ता है ऑक्सीजन, क्योंकि दे आर ऑलरेडी रिच इन ऑक्सीजन। लेकिन ये बेचारे तो बेचारे गरीब है बिल्कुल, ऑक्सीजन ही बहुत कम है, इसलिए इनको तोड़ने के लिए बाहर से ऑक्सीजन ज्यादा देना पड़ता है। आपने कभी सोचा कि जो कार्बोहाइड्रेट है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.0 किलो कैलोरी एनर्जी देता है हमारे बॉडी में, है ना? और 1 ग्राम लिपिड या फैट जो है 9.0 किलो कैलोरी एनर्जी देता है हमारी बॉडी में। तभी तो बोलते हैं लिपिड प्रोवाइड मोर देन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो हम लिपिड क्यों नहीं यूज करते? फैट यूज करो ना, कार्बोहाइड्रेट क्यों यूज करने पड़ बैठे हो? ऑक्सीजन, अरे कार्बोहाइड्रेट, इनको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए,
मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा ऑक्सीजन के लिए, तब जाकर ये पूरी तरह से टूटेंगे। और इनको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन कम चाहिए। मैं इतना चीख चीख के बोले जा रहा हूं, फिर भी उतनी ऑक्सीजन ले पा रहा हूं कि ये टूट जाए। तो इनको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत कम है, इसीलिए हम इनको पसंद करते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, आपकी एनसीईआरटी में, अच्छा आपके एनसीईआरटी में, अच्छा एच रेशो ओ इसका कितना आएगा? वो पहले कुछ और निकाला था 32:2, तो 16:1 आ जाएगा। और अगर स्टीयरिक एसिड का निकालेंगे तो कितना था? C18H36, 32:2, तो ये क्या हो गया? 16:1। और ये कितना हो गया? 18:2। ये पार्मेटिक एसिड हो गया, ये स्टीयरिक एसिड हो गया। एच रेशो मतलब 2:1 नहीं है, ये साबित कर रहा था मैं इधर। अभी फिलहाल मैं ये बोल रहा हूं, एक प्रैक्टिकल रिएक्शन देखता हूं। याद है आपको, जब ग्लूकोज का रेस्पिरेशन कराते हो तो 6O2 यूज करते हो रिएक्शन में, एक ग्लूकोज तोड़ने में। आरक्यू का रिएक्शन एक मुझे याद आ रहा है, धुंधला धुंधला। प्लांट फिजियो में रेस्पिरेशन जब पढ़ते हो, C51H98O6 के 2 मॉलिक्यूल, ट्राइपार्मेटिन के 2 मॉलिक्यूल प्लस 145O2 gives 102 CO2 प्लस 98 H2O प्लस एनर्जी। ये आपकी एनसीईआरटी में रिएक्शन है रेस्पिरेशन की। मुझे क्या दिखाना है? देखो, 2 मॉलिक्यूल तोड़ने के लिए 145O2 चाहिए, जबकि ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल तोड़ने के लिए सिर्फ 12O2 चाहिए। एक मॉलिक्यूल के लिए 6, तो 2 मॉलिक्यूल के लिए 12, और इनके 2 मॉलिक्यूल तोड़ने के लिए 145, तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चाहिए। तो इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट पसंद करते हैं, क्योंकि इनको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन कम चाहिए, बिकॉज दे आर ऑलरेडी रिच इन ऑक्सीजन। क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं है? हाँ, वो तो रेस्पिरेटरी पाथवे पढ़ेगा तब पता चलेगा। वो जब एक ग्लूकोज, एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल से कई एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे। सोच, ये है 2-2 कार्बन से बना 2 मॉलिक्यूल, 2 कार्बन होते हैं ना एसिटाइल कोएंजाइम में। एक एसिटाइल कोएंजाइम में रेस्पिरेशन में टूटता है, क्रेब्स साइकिल करता है, 12 एटीपी देता है ना? तो एक ग्लूकोज से 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनते हैं और 3 बनते हैं। भाई 6 कार्बन है, तो आगे तो एक पायरुविक एसिड बनेगा, 3 कार्बन, फिर एक CO2 लॉस होके 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम के बनते हैं, और 1 से 12 एटीपी, 2 से 24 एटीपी। ठीक है, अरे कोई नहीं, 2 से 24 एटीपी एक ग्लूकोज से। यहां 16 कार्बन है, 2-2 मॉलिक्यूल के बनाओ, 2-2 कार्बन के कितने बनेंगे? 8 एसिटाइल कोएंजाइम में बने, 1 से 12 एटीपी, तो 8 से एक ग्लूकोज से 2 ही बने हैं ये, तो एटीपी तो कम मिलेगी ना, और इधर तो 8 बने हैं, तो 12 × 8 तो ज्यादा ही मिलेगा। अच्छा, अभी और सुनो क्या बता रहा था मैं, अभी तो कुधर, ओए चुप हो जा। तो अभी फिलहाल ये तो हो गया भाई, क्या हो गया? ध्यान से सुने कि दे आर पुअर इन ऑक्सीजन, तो इनको रेस्पिरेशन में तोड़ने के लिए ऑक्सीजन ज्यादा देना पड़ता है, इसीलिए हम लोग लिपिड को नहीं, कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेशन में तोड़ते हैं। दूसरी बात, लिपिड पॉलीमर नहीं बनाते, लिपिड पॉलीमर नहीं बनाते, पॉलीमर नहीं बनाते मतलब ये माइक्रो मॉलिक्यूल है, मैक्रो नहीं है, माइक्रो मॉलिक्यूल है लिपिड, राइट? और हम मेनली फूड को स्टोर करते हैं लिपिड के फॉर्म में। फूड को मेनली किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? लिपिड के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि लिपिड हाइड्रोफोबिक है, पानी से डरते हैं, और बॉडी में तो हमारे हर जगह एक्वस एनवायरनमेंट है, तो लिपिड हाइड्रोफोबिक है, पानी से डरता है, तो एक ही जगह पर ढेर सारा कंडेंस्ड फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो दे रिक्वायर लेस स्पेस फॉर स्टोरेज। इसीलिए हम फूड को मेनली अपनी बॉडी में लिपिड के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो अभी तो कोई मोटा हो गया तो बोलते हैं फैट हो गया, क्योंकि फैट का अमाउंट ज्यादा हो गया, और फैट मेनली कहां स्टोर होगा? एडिपोज टिश्यू में।
कहां स्टोर होगा? एडिपोज टिश्यू में। और आप सब जानते हैं लिपिड इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, जैसे कि एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म ईथर। ऐसा अंतिम बात जो बताने जा रहा हूं वो सुन लो, एनसीईआरटी है। मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पर ध्यान दे, यस यस वाले, मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पर लिपिड दो तरह के होते हैं, ऑयल एंड फैट। क्या? मेल्टिंग पॉइंट के बेस पर लिपिड दो तरह के होते हैं, एक है ऑयल और एक है फैट। हाँ देखा भी तो, फिर बताऊंगा क्या है, बस क्लोज कर रहा हूं, चिंता ना करो। मेल्टिंग पॉइंट के बेस पर लिपिड दो तरह के होते हैं, एक है ऑयल और एक है फैट। ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और इनका हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि बटर एंड घी, ये फैट है, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। कैसे पता? अरे अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस भी है तो भी ये सॉलिड ही है। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है फिर भी ये सॉलिड ही है, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट 20 डिग्री से तो ज्यादा ही है। लेकिन थिंक ऑफ सरसों के तेल के बारे में सोचो, सरसों का तेल अगर 10 डिग्री टेम्परेचर हो गया है तो भी लिक्विड ही रहेगा। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तब भी लिक्विड ही है, मतलब 10 डिग्री से भी कम है उनका मेल्टिंग पॉइंट। तो एनसीईआरटी लिखती है कि ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट लो है, इसीलिए विंटर में भी लिक्विड या ऑयल ही बने रहते हैं। और एनसीईआरटी ने ऑयल का एग्जाम्पल मस्टर्ड ऑयल नहीं दिया है, जिंजली ऑयल दिया है। अब ये क्या है? बोल। सीसेम ऑयल, सीसेम ऑयल, सीसेम ऑयल, तिल का तेल। तिल चाहती एनसीईआरटी तो सीसेम ऑयल लिख देती, तो सब जान जाते ना कि तिल का तेल है, इसीलिए जिंजली ऑयल लिखा है। तो कहने का मतलब यह है, मेल्ट, ध्यान से सुने आखिरी की दो लाइनें, मेल्टिंग पॉइंट के बेस पर लिपिड दो तरह के, ऑयल एंड फैट। जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो है वो ऑयल, जिनका ज्यादा है वो फैट। एक लाइन ये हुई। दूसरी और आखिरी लाइन, इसके बाद सस्पेंस ही है। स्ट्रक्चर के बेस पर, स्ट्रक्चर के बेस पर, ये इंट्रोडक्शन खत्म हो गया एक्चुअली। लिपिड स्ट्रक्चर के बेस पर दो तीन तरह के हैं, स्ट्रक्चर के बेस पर तीन तरह के लिपिड हमें पढ़ने हैं। एक है सिंपल लिपिड, एक है कंपाउंड लिपिड और एक है डिराइव्ड लिपिड। तो जिस दिन अब अगली क्लास होगी, ये इंट्रोडक्शन खत्म कर दिया मैंने, आते ही ये लिपिड के तीन टाइप पढ़ाऊंगा, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अनाउंस हो जाएगा जब आऊंगा तो। जिनको ऑनलाइन वालों, जिनको हैंडआउट नहीं मिले हैं, गूगल ड्राइव लिंक मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं भेज दूंगा। ठीक है, नाउ बाय बाय।